जो लोग कॉमिक्स की स्टोरी को पहले से फॉलो करते आ रहे हैं तो उन्हें ये बात पता होगी कि कॉमिक्स में सभी अलग अलग स्टोरीज एक टाइम पर जाकर मिलती हैं और एक बड़े से इवेंट को क्रिएट करती हैं, जिसके बाद चीज़ें फिर से बदल जाती हैं और इससे स्टोरी को एक सॉफ्ट रिबूट मिलता है। राइटर स्टोरीज को फिर से एक नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। अब इस चीज़ को और सिंपल वे में बताया जाए तो जैसे आपको पता होगा MCU में अलग अलग मूवीज आती हैं और वो सब एक अवेंजर की किसी मूवी को कनेक्ट करती हैं। सभी हीरोज मिलकर एक नए विलन का सामना करते हैं, जिसके बाद स्टोरी आगे बढ़ती है। कुछ नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं तो कुछ मारे जाते हैं। ठीक उसी तरह से कॉमिक्स में भी होता है। तो इसीलिए आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा स्टोरी आर्क लेकर आया हूँ जिसका नाम है एम्पायर। इस स्टोरी में आपको मार्वल का लगभग हर एक कैरेक्टर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सभी लोग मिलकर अलग अलग जगह पर किसी बड़े विलन का सामना करेंगे और जब ये सीरीज खत्म होगी तब जाके मार्वल की स्टोरीज को एक सॉफ्ट रिबूट मिलेगा। तो इसीलिए ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये स्टोरी काफी मजेदार भी है। और इस पूरे इवेंट को स्टार्ट करने से पहले मार्वल ने द इनकमिंग नाम से कॉमिक बुक निकाली है, जिसमें उन्होंने इस स्टोरी के प्लॉट को और कैरेक्टर्स को सेट करने की कोशिश की है। तो इसीलिए आप इस स्टोरी को अच्छे से समझ सकें, इसीलिए आज मैं द इनकमिंग का फर्स्ट एपिसोड लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि मार्वल की सभी कॉमिक बुक पढ़ना मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी अगर आप इस स्टोरी को देखेंगे तो ये समझने लगेंगे कि एक्चुअल में स्टोरी में चल क्या रहा है। तो अब कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक डिटेक्टिव से जिसका नाम जेरोम हैमिल्टन है और वो किसी अपार्टमेंट में आया होता है क्योंकि वहां पर एक मर्डर हुआ होता है। जेरोम ये अंदाजा लगाने की कोशिश करता है कि ये किसका काम है, क्या ये हैमर का है या फिर हाइड्रा या फिर और चीज का, पर उसे कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था कि ये किसने किया है। तब जेरोम कहता है, मेरा नाम जेरोम है और मुझे लोग मास्क राइडर के नाम से भी जानते हैं। मैं एक ऐसे मास्क को पहनता हूँ जिसे कॉस्मोस की एंशिएंट पावर से मिलाकर बनाया गया है, पर ये क्या, ये मास्क मुझे और भी ज्यादा पावरफुल बना रहा है। मैंने आज तक इतनी पावर फील नहीं की है। ऐसा लग रहा है जैसे ये मास्क मुझे कुछ बताना चाहता है। तब मास्क राइडर उस अपार्टमेंट की बालकनी में जाता है जहां पर वो देखता है कि दूर वाली बिल्डिंग पर डेयरडेविल और इलेक्ट्रा अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तब मास्क राइडर उनकी तरफ गोली चला देता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रा बिल्डिंग से जंप करते हुए मास्क राइडर के पास आ जाती है। तब इलेक्ट्रा मास्क राइडर को उस डेड बॉडी के पास खड़ा देखकर यही समझती है कि ये मर्डर इसी ने किया है, पर मास्क राइडर इलेक्ट्रा को समझाने की कोशिश करता है कि ये मर्डर मैंने नहीं किया है, बल्कि मैं यहाँ पर इसको इन्वेस्टिगेट करने आया था, जिसपे इलेक्ट्रा उसकी एक भी नहीं सुनती है और वो मास्क राइडर पर अटैक करना शुरू कर देती है। लेकिन मास्क राइडर बड़ी ही आसानी से इलेक्ट्रा को हरा देता है, जिसके बाद वहाँ पर डेयरडेविल भी आ जाता है। मास्क राइडर डेयरडेविल से कहता है, तो क्या तुम भी इसी इरादे से आए हो जिस इरादे से इलेक्ट्रा आई थी? तो डेयरडेविल वहीं पर पड़ी हुई इलेक्ट्रा को देखकर कहता है, अगर तुम इलेक्ट्रा को हरा सकते हो तो तुम मुझे भी हरा दोगे। फिर कुछ देर बाद इलेक्ट्रा को होश आता है। वो अपने सामने डेयरडेविल को देखकर बोलती है, उस आदमी का क्या हुआ? क्या तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया? जिस पर डेयरडेविल कहता है कि वो आदमी एक डिटेक्टिव था, उसने ये सब नहीं किया, लेकिन मुझे यहाँ पर इस जगह पर कुछ अजीब जरूर फील हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पूरी जगह को यहाँ पर रहने वाले ने सीज कर रखा था, जिससे एक भी डस्ट का पार्टिकल भी यहाँ नहीं आ सकता था। तो इलेक्ट्रा कहती है, तो क्या अब तुम इस मर्डर की जांच करने वाले हो? जिस पे डेयरडेविल कहता है, नहीं, मैं तो अब डेयरडेविल के काम से रिटायर हो चुका हूँ, लेकिन कोई है जो इस क्राइम को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। जिसके बाद डेयरडेविल किसी को कॉल करता है। तब हम देखते हैं जेसिका ड्रू को, जो अब इस क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने आई होती है। जेसिका जब उस जगह को चेक करती है तो उसे वहां पर कुछ अजीब सा फील होता है, क्योंकि जेसिका ये नोटिस करती है कि वो जिस अपार्टमेंट में है तो ये अपार्टमेंट थोड़ा अलग है। मतलब यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज मौजूद नहीं है जिससे ये लगता हो कि यहाँ पर कोई रहता है। लेकिन तब जेसिका की नजर दीवार पर लटक रही एक फोटो पर पड़ती है, जो उस पूरे रूम में इकलौती ही चीज थी।
जिसके बाद जेसिका उस फोटो को उतारती है तो वो उसके पीछे देखती है कि इंग्लिश में टू फेस्ड लिखा होता है और कुछ न्यूमेरिकल नंबर्स के साथ एक हाला स्टार बना होता है। जिसके बाद जेसिका भी अपना मोबाइल निकालकर किसी को कॉल करती है। 6 घंटे बाद हम देखते हैं जेसिका से मिलने के लिए कैप्टन मार्वल आई होती है। तो कैप्टन मार्वल कहती है, जेसिका तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? तो जेसिका कहती है, तुम काफ़ी दूर से आई हो तो क्यों ना हम कॉफ़ी पीते हुए बात करें। तब कैप्टन मार्वल जेसिका को अपने सीक्रेट बेस में ले जाती है। कैप्टन मार्वल कहती है कि बताओ जेसिका, आखिर बात क्या है? जिसके बाद जेसिका कैप्टन मार्वल को अपना मोबाइल से वही फोटो दिखाती है जिसमें न्यूमेरिक कोड के साथ एक हाला स्टार बना होता है। तब कैप्टन मार्वल हाला स्टार को देखकर थोड़ा सीरियस हो जाती है क्योंकि ये हाला स्टार क्री से संबंधित है। लेकिन कैरल भी उस न्यूमेरिक कोड का मतलब नहीं समझ पाती है। जिसके बाद वो कहती है कि मैं इस कोड के बारे में अवेंजर्स से पूछती हूँ, शायद वो इसमें हमारी कुछ मदद कर सकें। जिसके बाद कैरल अवेंजर्स माउंटेन पर आती है जो कि अब अवेंजर्स का नया बेस है, जहां वो टचाला को भी उस कोड को दिखाती है। जिसपे टचाला उस कोड को ध्यान से देखता है और कहता है कि वो भी इस कोड के बारे में नहीं समझ पा रहा है। तब कैप्टन अमेरिका कहते हैं, अगर आज यहाँ पर टोनी स्टार्क होता तो वो इस कोड को क्रैक कर सकता था क्योंकि उसका दिमाग इन सब चीज़ों में बहुत चलता है। अब जब इनकी ये बातें चल ही रही होती हैं कि तभी वहाँ पर एटलांटिस से डिफेंडर ऑफ द डीप की टीम के कुछ मेंबर्स आ जाते हैं जो टचाला से अर्थ की सरफेस पर रहने वालों को कहते हैं कि वो लोग समुंदर के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें, नहीं तो एक बड़ी वॉर हो सकती है। लेकिन फिर कुछ देर बाद वो लोग एक जोक कर वहां से चले जाते हैं। जिसपे टचाला कहता है, इन लोग की ऐसी हरकतें अगर रहेंगी तो एक दिन सरफेस पर रहने वाले और पानी पर रहने वालों के बीच में जंग जरूर हो सकती है। हम वैसे भी अभी वॉर ऑफ रियल्म्स, मेफिस्टो और ड्रैकुला से सही से निपट भी नहीं पाए हैं और अगर एक वॉर फिर से हम पर आ गई तो हमारी तो लंका लगना निश्चित है। फिर टचाला कैरल से कहता है, खैर ये सब कुछ तो चलता ही रहता है, लेकिन मैं अपने एजेंट्स ऑफ वकांडा से तुम्हारे इस मर्डर मिस्ट्री के और इस कोड के बारे में जरूर बात करूंगा और जैसे ही मुझे कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी तो मैं तुमको कॉल कर बता दूंगा। जिसपे कैरल कहती है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगी। जिसके बाद कैरल ब्लू मार्वल के पास आती है जो कि खुद एक जीनियस है। फिर ब्लू मार्वल जेसिका के साथ एक ऑफिस में आता है जहां पर कुछ लोग पहले से ही उस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। तब जिम्मी कैप्टन मार्वल से कहता है कि वो इस चीज को काफी देर से इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे बस यही समझ में आया है कि ये कोड किसी तरह का हेक्साडेसिमल कोड है। लेकिन इस कोड में क्या है ये चीज जानना मेरे भी बस में नहीं है। लेकिन इस कोड में एक चीज अजीब है कि इसमें हाला स्टार है, तो ये तुमसे कनेक्टेड है कैप्टन मार्वल। जिस पर कैरल कहती है कि हो सकता है कि उस जगह पर कोई क्री पहले से रह रहा हो, लेकिन तुम इतना जान लो कि मुझे हर क्री के बारे में सभी नॉलेज नहीं होती है कि वो कहाँ पर हैं और वो किस मिशन पर हैं। तो ब्लू मार्वल उस कोड को देखकर कहता है, ये कोड अगर हेक्साडेसिमल या फिर कंप्यूटर कोड है तो इसके बारे में मेरा एआई भी डिटेक्ट नहीं कर सकता है, इसलिए हमें इसके बारे में जानने के लिए टोनी स्टार्क की जरूरत पड़ेगी। फिर हम देखते हैं कि नाइट थ्रेशर नोवा को कॉल करता है और पूछता है, हेलो नोवा, तुम कहाँ पर हो? और फिर नाइट थ्रेशर नोवा को उस मर्डर मिस्ट्री के बारे में बताता है, जिसपे नोवा कहता है, मैं फिलहाल तो स्पेस में अलग ही बिजी हूँ, इसलिए तुम अर्थ के लफड़े को खुद ही संभालो। तो गाइस, नोवा यानी कि रिचर्ड राइडर एनहाइलेशन के इवेंट में नेगेटिव जोन में कैंसर वर्स के क्रिएचर की वजह से मारा गया था, लेकिन लॉर्ड एनहाइलस की वजह से नोवा को वापस से जिंदा कर लिया गया क्योंकि नोवा और उसकी टीम ने मिलकर नेगेटिव जोन को कैंसर वर्स के मॉन्स्टर से बचाया था। फिर हम देखते हैं कि जिमी होलोग्राम के जरिए सिल्क से बात कर अमेडियस शो के बारे में पूछता है क्योंकि अमेडियस भी एक जीनियस है और यहाँ हमें ये पता चलता है कि उस मर्डर का इस पूरे इवेंट में बहुत बड़ा रोल होने वाला है क्योंकि सिर्फ उस कोड को डिकोड करने के लिए सभी लोग अर्थ और यूनिवर्स के ग्रेटेस्ट माइंड की मदद मांग रहे हैं, जिससे वो किसी भी तरह से उस मर्डर मिस्ट्री और उस कोड को डिकोड कर सकें। तब सिल्क बताती है कि उसे अमेडियस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। पोर्टल सिटी ऑफ पैन
जिम्मी यहाँ पर एरो और वेव से अमेडियस शो के बारे में पूछता है, जिस पर एरो जिम्मी से पूछती है कि तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो। जिम्मी कहता है तो मुझे बस इतना बताओ कि तुम्हें अमेडियस के बारे में कुछ पता है या नहीं, और अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है तो मैं किसी और से मदद ले सकता हूँ। जिस पे वेव कहती है कि मैं अपनी विंड पावर से अमेडियस तो क्या किसी को भी कहीं पर भी लोकेट कर सकती हूँ। तब वेव अपनी विंड पावर का इस्तेमाल करके जिम्मी को अमेडियस शो के बारे में बताती है। तब हम देखते हैं चैंपियन के बंकर को, जहां पर कुछ हीरोज रह रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर अमेडियस आता है। तो विव कहती है, अमेडियस तुम कहाँ रह गए थे, हम लोग कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। जिस पे अमेडियस कहता है, मेरा इंतजार, लेकिन वो क्यों। तो मिस मार्वल कहती है, टड़ा, क्योंकि आज हम मूवीज देखने वाले हैं। तो बताओ हम कौन सी आज मूवीज देखेंगे, पान सिंह तोमर या फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर। जिसपे अमेडियस कहता है, क्या तुम लोग पाताल लोक को लाना भूल गए। जिसके बाद हम देखते हैं ब्रूस बैनर को, जो डॉक्टर सैमसन से अपना इलाज करवा रहा होता है। जिसपे ब्रूस बैनर अपने साइकेट्रिस्ट सैमसन को बताता है कि वो अपने अंदर किसी डार्क डेविल फोर्स को फील कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर का हल्क अब ऐसा हो गया है जैसे कि वो दुनिया को खत्म करना चाहता है। और ब्रूस बैनर की इसी लाइन के साथ आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। जिसके बाद कल द इनकमिंग का सेकेंड पार्ट और आएगा, और फिर हमारी स्टोरी सीधा एम्पायर के इवेंट पर जंप करेगी, और तब हम जानेंगे कि यहाँ पर ये सब कुछ क्या चल रहा है, क्योंकि सभी सुपर हीरोज उस कोड और मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप इस स्टोरी को जानने के लिए कितना एक्साइटेड हैं। तो अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें।